Hello everyone, this is your revision video for half yearly exam, geography. Next topic is composition of the atmosphere. Atmosphere में जो composition होता है कौन कौन सी gases से बना हुआ होता है. Atmosphere is a mixture of various gases. It contains dust particles, water vapors, pollen grains and impurities like salts and smoke, and many chemicals are present in different quantities in the atmosphere. एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है? डस्ट पार्टिकल्स होते हैं. देखिए आपने, जब सनलाइट आती है किसी रूम के अंदर तो हमें उस सनलाइट के अंदर दिखते हैं ना, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हुए रहते हैं. सो ये डस्ट पार्टिकल्स ऑल टाइम एटमॉस्फेयर में होते हैं. वाटर वेपर्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं और बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है जैसे कि सॉल्ट हो गया, स्मोक हो गया. बहुत सारे केमिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं अलग अलग क्वान्टिटीज़ में. जो मेन गैसेज होती है जिससे कि एटमॉस्फेयर बना हुआ होता है उसमें होती है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो परसेंटेज दिए हैं टेबल में डिफरेंट गैसेस के. फर्स्ट है नाइट्रोजन जो कि 78% होती है एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% एंड और भी अदर गैसेस होती है जो कि 0.04% होती है. ओके, ये कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर का. फिर एटमॉस्फेयर का सिग्निफिकेंस क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर एडवांटेजेस टू अस इन फॉलोइंग वेज. नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होती है इतनी लार्ज क्वांटिटी में, वो हेल्प करती है सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने में और वो प्लांट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होती है. ऑक्सीजन जो कि सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंटेड है, वो हमें जो लिविंग बींग्स होते हैं सभी उनके लिए ज़रूरी है ब्रीथ करने के लिए. कार्बन डाइऑक्साइड भी यूटिलाइज्ड है प्लांट्स के लिए क्योंकि प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. जो प्रोसेस पढ़ी आपने फोटोसिंथेसिस, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हेल्पफुल होती है प्लांट्स के लिए. और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो जो हीट रेडिएट होती है सरफेस से उसे भी एब्जॉर्ब करती है जिससे कि अर्थ वार्म रहती है. ओजोन लेयर जो होती है एटमॉस्फेयर में वो हमें अल्ट्रावायलेट रेज जो निकलती है सन से उसे प्रोटेक्ट करती है. प्रेसिपिटेशन भी होता है इसके अंदर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं उससे प्रेसिपिटेशन होता है. फिर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में वो जो कंडेंसेशन होते हैं उसमें न्यूक्लियस फॉर्म करने में हेल्पफुल होते हैं जिसकी वजह से क्लाउड्स बनते हैं, रेनफॉल होती है, स्नोफॉल होता है. ओके, सो ये एटमॉस्फेयर के सिग्निफिकेंस है. देन ग्रीन हाउस इफेक्ट. जो अपर एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर हीट को ट्रैप कर लेते हैं अर्थ सरफेस से और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं. जब ये ट्रैपिंग होती है उसमें से जो इस हीट का जो ट्रैपिंग होती है उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस होता है. कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर ग्रीन हाउस गैसेस. ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस है. कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स. रिसेंट डिकेड्स में जो फॉसिल फ्यूल्स बर्न हुए हैं, फैक्ट्री एमिशंस जो हुआ, इन सब की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का अमाउंट इंक्रीज़ हो गया है एटमॉस्फेयर के अंदर, जिसकी वजह से जो एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए अर्थ का वो बढ़ गया है. इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग. इसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहा है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल में चेंजेस आ रहे हैं. देखा है ना आपने, अभी बारिश कभी भी हो जाती है, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है. और एग्रीकल्चर यील्ड्स में भी चेंजेस आ रही है. सभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है अननेसेसरी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से. जैसे फॉसिल फ्यूल्स बर्न हो रहे हैं, इतनी सारी फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज सेटअप हो चुकी है, इनमें से जो पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, जो केमिकल्स निकलते हैं, इन सब की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. नाउ एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? जो एटमॉस्फेयर की एग्जैक्ट थिकनेस है वो तो नहीं मेजर की जा सकती है, लेकिन एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री, क्योंकि आउटर स्पेस में और एटमॉस्फेयर में कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्री नहीं है, दोनों में कोई सेपरेशन नहीं है, इसलिए उसकी एग्जैक्ट थिकनेस नहीं बता सकते हैं. लेकिन जो एटमॉस्फेयर है वो अप टू 1600 किलोमीटर तक एक्सटेंड है अर्थ सरफेस से बियॉन्ड. मीन्स अर्थ सरफेस के ऊपर कम से कम 1600 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है. जैसे हम एज वी मूव फार्दर अवे फ्रॉम सरफेस, एयर बिकम्स रेयरफाइड. लोअर लेयर्स आर कॉन्स्टेंटली प्रेशराइज्ड बाय द अपर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. अब इसमें अलग अलग लेयर्स होती है एटमॉस्फेयर के अंदर. सो जो लोअर लेयर्स होती है वो अपर लेयर के प्रेशर में होती है.
So up to a height of 6 kilometer from the surface of Earth, the total mass of atmosphere is about 50%, and within a height of 32 kilometer it is about 99%. ठीक है, तो हम 6 किलोमीटर की हाइट तक जाएंगे अर्थ सरफेस से, सो जो टोटल मास होता है एटमॉस्फेयर का 50% तक होता है, लेकिन जैसे हम और हाइट पे जाएंगे 32 किलोमीटर तक वो 99% हो जाता है। एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। किसके बेसिस पे? उनके टेम्परेचर के बेसिस पे, उनके कंपोजिशन के बेसिस पे, और जो अदर प्रॉपर्टीज़ होती होगी उनकी, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई, इन सब के बेसिस पे 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया एटमॉस्फेयर को। उन सब की अलग अलग थिकनेस होती है। जैसे हम अर्थ सरफेस स्टार्ट करेंगे तो सबसे फर्स्ट लेयर आएगी वो होगी ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर, देन मेसोस्फियर, देन थर्मोस्फियर, एंड लास्ट लेयर इज एक्सोस्फियर। देखिए फिगर में बताया हुआ है, सबसे अर्थ सरफेस के ऊपर वाले जो लेयर है वो ट्रोपोस्फियर है 0 to 12 किलोमीटर तक, देन स्ट्रेटोस्फियर है 12 to 50 किलोमीटर, मेसोस्फियर 50 to 80 किलोमीटर, थर्मोस्फियर 80 to 700 किलोमीटर, एंड सबसे लास्ट लेयर होती है एक्सोस्फियर जो कि 700 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक होती है। नाउ फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फियर, इसके क्या फीचर्स होते हैं? ये सबसे क्लोजेस्ट लेयर है अर्थ सरफेस की। इट एक्सटेंड्स अबाउट 18 किलोमीटर एट इक्वेटर एंड 8 किलोमीटर एट द पोल्स। ये इक्वेटर जो होता है अर्थ का उसके 18 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है और पोल्स में 8 किलोमीटर तक। ये सबसे डेंस लेयर है, डेंसेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। इसमें वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल और अदर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं जैसे कि क्लाउड्स हो गया, रेनफॉल है, स्नोफॉल है, फॉग है, लाइटनिंग है, स्टॉर्म्स है, ये सभी जो है यहाँ इसी लेयर पर होते हैं। जो जो ट्रोपोस्फियर लेयर होती है ये अर्थ के पास में होती है, सबसे क्लोजेस्ट लेयर है, और जितने भी वेदरिंग फिनोमिना होते हैं ये सभी इसी लेयर के अंदर होते हैं। जो एयर टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, जैसे जैसे आप हाइट में जाएंगे इंक्रीज होगी हाइट, वैसे वैसे एयर टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। इट एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ सरफेस एंड कीपिंग द अर्थ वार्म। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम हीट होती है उसको एब्जॉर्ब करती है ये लेयर और अर्थ को वार्म रखती है। और जो लाइफ सपोर्टिंग गैस है ऑक्सीजन, वो भी इसी लेयर पर ज़्यादा है क्योंकि ये अर्थ के पास में है। फिर उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फियर। ये ट्रोपोस्फियर के ऊपर वाली लेयर है, इसकी हाइट होती है अबाउट 50 किलोमीटर। फिर एक बाउंड्री होती है इनके बीच में जिसे कहा जाता है ट्रोपोपॉज, मीन्स ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच की बाउंड्री होगी ट्रोपोपॉज, मीन्स नीचे वाली लेयर का नाम लेके उसके आगे पॉज लगा दो, ट्रोपोपॉज। इट इज़ अ नैरो बाउंड्री दैट सेपरेट्स स्ट्रेटोस्फियर फ्रॉम ट्रोपोस्फियर। फिर जो लोअर पार्ट होता है वहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो अपर पार्ट होता है वहाँ पर ग्रेजुअल इंक्रीज होता है टेम्परेचर का। इसमें क्लाउड्स नहीं होते हैं, बहुत ही कम क्वांटिटी में डस्ट और वाटर वेपर्स होते हैं, कोई कन्वेक्शन करंट नहीं होता है, कोई वेदर फिनोमिना नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर एरोप्लेन्स ईजीली फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ट्रोपोस्फियर में तो सारे क्लाउड्स वगैरह आ गए, लेकिन इस लेयर में कोई भी वेदरिंग फिनोमिना नहीं होता है, इसलिए इस लेयर पर एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं। फिर जो ओजोन लेयर होती है वो भी यहीं पर होती है जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है। नेक्स्ट लेयर इज मेसोस्फियर। इट लाइज अबाउट द स्ट्रेटोस्फियर। ये स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर वाली लेयर होती है, इसकी हाइट होती है अबाउट 80 किलोमीटर तक। फिर इसकी और स्ट्रेटोस्फियर के बीच की जो बाउंड्री होती है दैट इज स्ट्रेटोपॉज। इसमें जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज़ होता जाता है, जैसे जैसे आप हाइट पे जाएंगे ऊपर टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाएगा। जो रेडियो ट्रांसमिशंस होते हैं वो इस लेयर पर पॉसिबल होते हैं, जैसे कि जो सैटेलाइट्स चलती है, जो सिग्नल्स आते हैं, वो सब इस लेयर से होता है। जो मीटियोर्स होते हैं वो अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं और यहाँ पर बर्न हो जाते हैं इस लेयर पर फ्रिक्शन की वजह से। जो जैसे हम टूटता हुआ तारा कहते हैं वो होते हैं मीटियोरॉइड्स, वो इस लेयर पर आके बर्स्ट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है उसकी वजह से। नेक्स्ट लेयर इज़ थर्मोस्फियर। ये मेसोस्फियर के ऊपर वाली लेयर होती है, इसकी हाइट होती है अबाउट 450 किलोमीटर। इसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, जैसे आप इसकी हाइट पर जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा।
और इसमें आइनोस्फीयर होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं, आयंस। आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आयंस, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, है ना। तो वो जो आयंस होते हैं वो इस लेयर पर प्रेजेंट होते हैं, तो इस लेयर को आइनोस्फीयर भी कहा जाता है। नाउ लास्ट लेयर इज एक्सोस्फीयर। ये सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है। इसकी हाइट अबाउट 1600 किलोमीटर होती है। इसमें इंटरप्लैनेटरी स्पेस और ये दोनों मर्ज हो जाते हैं। एक्सट्रीमली रेयरफाइड लेयर होती है और इसमें हाइड्रोजन, हीलियम टाइप की गैसेस प्रेजेंट होती है जो कि बहुत ज़्यादा लाइट होती है, वो इस लेयर में प्रेजेंट होती है। नाउ जो मैंने नेक्स्ट टॉपिक दिया है इंस्ट्रूमेंट्स, जो टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, इन सबको मेजर करने के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके आपको नेम याद होना चाहिए। जैसे कि टेम्परेचर को मेजर किया जाता है थर्मोमीटर से। थर्मोमीटर देखा होगा आप सब लोगों ने, आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो आपका बॉडी टेम्परेचर थर्मोमीटर से ही मेजर करते हैं। सो टेम्परेचर को मेजर करते हैं थर्मोमीटर से और उसकी मेजरिंग यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस। एयर प्रेशर किससे मेजर किया जाता है? बैरोमीटर से। बैरोमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इसकी यूनिट होती है मिलीबार्स। एयर प्रेशर इज मेजर्ड इन अ यूनिट कॉल्ड मिलीबार्स। टू टाइप के बैरोमीटर होते हैं, वन इज एनेरॉइड बैरोमीटर एंड अनदर वन इज मर्क्यूरी बैरोमीटर। नाउ विंड्स, विंड किससे मेजर की जाती है? विंड वैन इज यूज्ड टू मेजर विंड डायरेक्शन। देखिए विंड का अगर डायरेक्शन देखना है आपको कि विंड कौन से डायरेक्शन में चल रही हैं, तो उसके लिए विंड वैन यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर स्पीड देखने की किस स्पीड से विंड चल रही हैं, तो उसको मेजर किया जाता है एनीमोमीटर के थ्रू। ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स डायग्राम में दिखाए गए हैं। फर्स्ट विंड वैन, इसमें ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के लगे हुए हैं, और एक हो गया एनीमोमीटर जिससे कि स्पीड पता चलती है विंड की। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर से मेजर की जाती है। फिगर आप देखते जाइए, आपको पता चल जाएगा किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सो हाइग्रोमीटर इज़ यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर इन द एयर। एंड ये रेनफॉल, रेन गेज से रेनफॉल मेजर की जाती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है अर्थ सरफेस के ऊपर। जो मेजर पार्ट है अर्थ का वो वाटर से ही कवर्ड है। ऑल द वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, जो अर्थ सरफेस है मीन्स 70% अर्थ वाटर से ही बनी हुई है पूरी, इतना वाटर उस पर प्रेजेंट है। लेकिन सारा वाटर ड्रिंकिंग के लिए फिट नहीं है, सारा वाटर हमारे यूज़ में नहीं आता है। जो 97% वाटर है वो ओशंस और सीज़ में है। जो बड़े बड़े समुद्र बने हुए हैं उनमें 97% वाटर उनका ही होता है जो कि वाटर सलाइन होता है, मीन्स सॉल्टी वाटर होता है, वो हमारे यूज़फुल नहीं है हमारे लिए। These water bodies have saline water and the water is not fit for drinking. Small percentage of ocean water can be treated and converted to drinkable water through desalination process but is a complex task. कुछ स्मॉल परसेंटेज ओशन वाटर का डिसलाइनाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू वाटर की सैलिनिटी को हटा दिया जाता है। एक प्रोसेस होती है लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क होता है, इसलिए बहुत ही स्मॉल परसेंटेज ओशन वाटर का ड्रिंकेबल के लिए फिट कर सकते हैं। सो कितना सलाइन वाटर होता है? 97% वाटर सलाइन होता है। रेस्ट ऑफ द वाटर इज डिवाइडेड इनटू ग्लेशियर्स, आइस कैप्स एंड ग्राउंड वाटर, बट फ्रेश वाटर इज जस्ट 1.2%। जो और 97% के अलावा जो पानी बचा हुआ है वो ग्लेशियर्स में, आइस कैप्स में और ग्राउंड वाटर में होता है, जो कि फ्रेश वाटर सिर्फ 1.2% है। From 3% water available in the atmosphere, only 1% is available for us in the form of lakes, rivers, underground water and water vapors. ठीक है, 97% तो सलाइन हो गया, बचा हुआ 3%। 3% में से सिर्फ 1% जो वाटर है वो लैक्स में, रिवर्स में, अंडरग्राउंड और वाटर वेपर्स में प्रेजेंट है। रिमेनिंग वाटर अंडर द आइस कैप्स और ग्लेशियर्स इनएक्सेसिबल टू अस। अब जो आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में जो पानी है वो तो हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इज सरफेस वाटर। जो मोस्ट कॉमन सोर्स है जिसे हम यूज़ करते हैं वो सरफेस वाटर होता है।
जो कि रिवर्स में, लेक्स में, या जो कैनाल से पाइप्स जो हम लोगों ने बना रखे हैं ग्राउंड वाटर से पानी निकालने के लिए, जैसे वेल से, ट्यूबवेल से, ये सब बनाए गए हैं फ्रेश वाटर अवेलेबल कराने के लिए। फ्रेश वाटर इज़ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वर्ल्ड ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। अब जो फ्रेश वाटर है वो भी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि जो हर जगह की क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग होती है, हर स्टेट की भी अलग होती है, हर कंट्री की भी अलग होती है। रीजन्स दैट हैव मोर प्रेसिपिटेशन दैन इवोपरेशन हैव एक्सेस वाटर। जहाँ पर प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होता है, इवोपरेशन कम होता है, वहाँ पर वाटर ज़्यादा प्रेजेंट होता है। लेकिन जहाँ पर इवोपरेशन ज़्यादा होता है प्रेसिपिटेशन से, वहाँ पर वाटर डेफिशिएंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर इवोपरेशन प्रोसेस ज़्यादा होगी, मीन्स पानी वाटर वेपर बन के ज़्यादा जा रहा है एटमॉस्फेयर में, लेकिन वहाँ पर प्रेसिपिटेट कम हो रहा है, तो रेनफॉल कम होगी, सो वहाँ पर वाटर डेफिशिएंसी हो जाती है। जैसे कि डेजर्ट से, जहाँ उस वजह से डेजर्ट्स फॉर्म हो जाते हैं। द सलाइन ओशन वाटर इज़ नॉट सेम एट ऑल द प्लेसेस, इट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब जो सलाइन वाटर है ओशंस का, वो सब जगह पर सेम नहीं होता है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिस पे वो डिपेंड करते हैं। जैसे कि अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर दैट इज़ एडेड टू द ओशन। अगर फ्रेश वाटर ज़्यादा ऐड होगा ओशन में, तो वहाँ पे सैलिनिटी कम हो जाएगी। रेट ऑफ इवोपरेशन और अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, इन तीनों फैक्टर्स पर वाटर सैलिनिटी डिपेंड करती है। Due to heavy rainfall in equatorial regions throughout the year, rivers like Amazon, Ganga, Zaire, etc. had huge amount of fresh water into the oceans. जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होती है, जैसे कि जो इक्वेटर वाले रीजन्स होते हैं, वहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है पूरे साल। तो जो रिवर्स है, जैसे कि अमेज़ोन रिवर हो गई, गंगा रिवर हो गई, ज़ेयर हो गई, ये लोग फ्रेश वाटर ज़्यादा ऐड करते ओशंस में, सो सैलिनिटी वहाँ पर ज़्यादा हाई नहीं होती ओशन वाटर की। However, due to high rate of evaporation in tropical region, oceans there have highest salinity. जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं वहाँ पे इवोपरेशन रेट हाई होता है, सो जो ओशंस है वहाँ पे उसमें हाई सैलिनिटी होती है। पोलर रीजन्स हैव लो सैलिनिटी बिकॉज ऑफ लो रेट ऑफ इवोपरेशन। जो पोलर रीजन्स होते हैं वहाँ पे लो सैलिनिटी होती है क्योंकि वहाँ पे रेट ऑफ इवोपरेशन भी लो होता है। और जो मेल्टिंग आइसबर्ग्स होते हैं वो भी फ्रेश वाटर ऐड करते हैं। There is high salinity in partially or wholly enclosed seas like Mediterranean Sea, Caspian Sea, Red Sea, because water does not mix freely with the ocean water. अब जो ये सी है, जैसे कि मेडिटेरियन सी है, कैस्पियन सी है, रेड सी है, ये लोग ओशन वाटर में मिक्सअप नहीं कर पाते अपने पानी को, इसलिए यहाँ पर भी सैलिनिटी ज़्यादा होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेव्स। जो ऑल्टरनेट अप एंड डाउन मूवमेंट होते हैं वाटर पार्टिकल्स के अंदर, जो वाटर पार्टिकल्स है उनमें अप एंड डाउन मूवमेंट होते हैं, उन मूवमेंट को कहा जाता है वेव्स। ये इट इज़ कॉज्ड बाय एक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड। ये जो एक्शन होता है वाटर पार्टिकल्स अप एंड डाउन, वो किसकी वजह से होता है? विंड की वजह से। जो हवाएं चलती है उससे वाटर में अप एंड डाउन मूवमेंट होता है। व्हेन ब्लोइंग विंड्स डिस्टर्ब द सरफेस ऑफ वाटर, वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। जब ब्लोइंग विंड्स जो होती है, जो हवाएं चलती रहती है, वो जो सरफेस वाटर को डिस्टर्ब करती है, उससे वेव्स प्रोड्यूस होती है। जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के अंदर, वो विंड से पुष्ट होते हैं और फिर से ऊपर आ जाते हैं। जैसे हवा चलेगी वो नीचे जाएंगे, फिर ऊपर आ जाएंगे। सो ये अप एंड डाउन मूवमेंट होता है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के अंदर, और हमें वेव की तरह दिखता है। द वेव ट्रेवल्स इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। वेव कैसे ट्रेवल करती है? जिस डायरेक्शन में विंड चल रही होती है उसी डायरेक्शन में वेव्स भी चलती है। वेव्स तो देखी होगी सब लोगों ने, आप लोग सीज में, रिवर्स में देखते हैं। इट इज़ एक्चुअली द मोशन दैट इज़ ट्रांसपोर्टेड एंड वाटर पार्टिकल्स डू नॉट ट्रेवल। वो सिर्फ एक टाइप का मोशन होता है, वो वाटर पार्टिकल्स ट्रैवल नहीं करते हैं, सिर्फ एक मोशन होता है जो कि ट्रांसपोर्ट होता है। क्योंकि हवा चल रही है तो हवा प्रेशर लगाएगी, तो उस प्रेशर की वजह से वाटर पार्टिकल्स भी मूव करते हैं। ये फिगर में बताए गए हैं, इसे अप एंड डाउन मूवमेंट होता है। A wave in which medium vibrates at right angle to the direction of its propagation. Crest is the upper part of the wave and trough is the lower part. देखिए अपर पार्ट को क्रेस्ट कहा गया है और लोअर पार्ट को कहा गया है ट्रफ। मीन्स जब वेव ऊपर, जो वाटर पार्टिकल्स वो ऊपर जाएंगे तो वो क्रेस्ट कहलाते हैं, और जब वो नीचे आएंगे तो वो ट्रफ कहलाते हैं।
वेव हाइट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट एंड द ट्रफ। अब वेव हाइट क्या होती है? जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा, देखिए ये, ठीक है, यहाँ से ये वर्टिकल डिस्टेंस हो गया, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस हुआ दैट इज वेव हाइट। ओके, सो ये वर्टिकल डिस्टेंस, so that vertical distance between crust and trough is wave height। एंड जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस होता है, जैसे ये 1 क्रेस्ट है, ये 2 क्रेस्ट है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया वेव लेंथ। ठीक है, तो जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस होता है 2 क्रेस्ट या 2 ट्रफ के बीच में वो होता है वेव लेंथ, और जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में दैट इज वेव हाइट। ओके, gentle waves are produced by light breeze whereas huge waves are created by violent and stormy winds। जब लाइट ब्रीज चलती है, हल्की हल्की हवाएं चलती है, तो जेंटल वेव्स प्रोड्यूस होती है, लेकिन जब बहुत तेज़ हवाएं चलती है, वॉलेंट और स्टॉमी विंड्स होती है, जैसे आंधी तूफान कहते हैं हम, तो स्टॉमी विंड्स चलेंगी तो ह्यूज वेव्स प्रोड्यूस होगी जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होता है। जैसे कि अर्थक्वेक्स हो गए, वो लैंड और वाटर दोनों के अंदर होता है, क्योंकि लैंड वाटर के नीचे भी लैंड तो होती है ना। सो जो लैंड और अंडर वाटर होता है उन दोनों में अर्थक्वेक्स आ सकता है, लैंड स्लाइड्स हो सकती है, अंडर वाटर एक्सप्लोजन हो सकता है, वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है वो भी ओशन फ्लोर पर हो सकता है, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्टिव टाइडल वेव्स प्रोड्यूस होती है। एज दिस वेव्स रीच द कोस्ट दे बिल्ड अप इन हाइट। जैसे वो वेव्स कोस्ट तक पहुंचेगी वो बहुत ज़्यादा हाइट तक चली जाती है और मैसिव डिस्ट्रक्शन होता है जब वो लैंड से टकराती है। सच डिस्ट्रक्टिव टाइडल वेव्स आर नेम्ड एज सुनामी। जो डिस्ट्रक्टिव टाइडल वेव्स आती है उन्हें कहा जाता है सुनामी। नाम तो आप सबने सुना होगा, जैसे कि एशियन सुनामी 26 दिसंबर 2004 में आई थी। ऑन 26 दिसंबर 2004 द एशियन सुनामी इन द इंडियन ओशन के अंदर आई थी। ये ग्रेट अंडर वाटर अर्थक्वेक की वजह से हुई थी। ये हिट मैनी साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, मीन्स अंडर वाटर अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से डिस्ट्रक्टिव टाइडल वेव्स प्रोड्यूस हुई थी। वेस्ट कोस्ट ऑफ सुमात्रा इन इंडोनेशिया वॉज द एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। इसका एपिसेंटर कहाँ था? एपिसेंटर मैंने बताया था भी आपको, जो अर्थक्वेक जहाँ से ओरिजिनेट होता है वो होता है फोकस पॉइंट, और फोकस पॉइंट के जस्ट ऊपर वाला जो पॉइंट होता है वो होता है एपिसेंटर। तो ये कहाँ से प्रोड्यूस हुआ था? वेस्ट कोस्ट ऑफ सुमात्रा इंडोनेशिया में। इसकी मैग्नीट्यूड था इसका 9, रिचर स्केल पर इसका मैग्नीट्यूड कितना था? 9। एशियन सुनामी हैज़ बीन वन ऑफ द डेडलीस्ट डिसास्टर। इट किल्ड अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड inundated coastal areas across South and Southeast Asia, the worst affected being Indonesia, Thailand, Sri Lanka and India। मीन्स इन चारों कंट्रीज़ में इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। इंदिरा पॉइंट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दैट मार्क्ड द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया गेट कम्प्लीटली सबमर्ज्ड। एक सदर्न मोस्ट पॉइंट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जिसको कहा जाता है इंदिरा पॉइंट, वो पूरा डूब गया था पानी के अंदर। The worst affected coastal areas in India were Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Puducherry and the Andaman and Nicobar Islands। ये सारी जगहों पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। Although there is no system to predict a tsunami, the rapid withdrawal of water from coastal region followed by destructive waves can be an indication of approaching tsunami। ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता जिसको आप सुनामी को प्रेडिक्ट कर सको पहले से कि सुनामी आने वाली है, लेकिन एक तरीका होता है, वो एक इंडिकेशन होता है सिर्फ कि एक रैपिड विड्रॉल होता है वाटर का कोस्टल रीजन से। जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ से रैपिडली पानी विड्रॉ होने लग जाता है और डिस्ट्रक्टिव वेव्स फॉर्म होती है, जो कि एक इंडिकेशन है कि सुनामी आने वाली है। क्यों? क्योंकि अगर वो वेव्स ऊपर उठेगी तो पहले वो नीचे जाएगी तब जाके वो प्रेशर से फिर ऊपर उठेगी ना, तो वो एक रैपिड विड्रॉल होता है सिर्फ पानी का। When withdrawal of water is seen on the coast, people should move to higher and safer place।
जो लोग कोस्ट एरियाज़ में रहते, कोस्टल एरियाज़ में, वो लोग अगर देख लेते कि पानी विड्रॉ हो रहा है रैपिडली, तो उन्हें उस प्लेस को छोड़कर चले जाना चाहिए सेफर प्लेस पे। दे शुड नॉट असेंबल एट द कोस्ट टू व्यू द मिरेकल। उन्हें वहाँ पर रहना नहीं चाहिए कि अरे तो कोई मिरेकल हो रहा है, ऐसा जादू हो रहा है, तो देखने के लिए रुक जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो इग्नोरेंस होता है पीपल का, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है वेव्स का, जो कि हुआ था 2014 में। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइड्स। टाइड्स क्या होती है? जो पैरियोडिक राइज एंड फॉल होता है वाटर लेवल में सी के अंदर, और ये दिन में 2 बार होता है। एक रेगुलर टाइम पीरियड के बाद, रेगुलर इंटरवल के बाद उसे कहा जाता है टाइड्स। हाई टाइड इज फॉर्म्ड विद द राइज इन लेवल ऑफ सी वाटर एंड व्हेन वाटर लेवल फॉल्स इट इज लो टाइड। हाई टाइड्स कब फॉर्म होती है? जब वाटर लेवल बढ़ता है, सी के अंदर वाटर लेवल बढ़ता है तो हाई टाइड्स फॉर्म होती है। अब जब वाटर लेवल कम हो जाता है तो लो टाइड्स फॉर्म होती है। जो मेन कॉज होता है टाइड्स का, वो ग्रेविटेशनल पुल होता है मून और सन का। डिस्पाइट बीइंग स्मॉलर इन साइज, मून एक्सर्ट्स अ लार्जर ग्रेविटेशनल पुल दैन द सन। अब मून की साइज सन से छोटी होती है, तो मून की साइज छोटी है, उसकी वजह से वो ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट करता है सन के ऊपर। सन से ज़्यादा उसका ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होता है। दिस इज़ बिकॉज अर्थ एंड मून आर मच क्लोजर एज कम्पेयर टू द अर्थ एंड द सन। इसलिए जो अर्थ और मून होते हैं वो ज़्यादा पास होते हैं बजाय सन और अर्थ के। द हाइट ऑफ द टाइड्स वेरीज फ्रॉम डे टू डे इन अ मंथ। जो हाइट होती है टाइड्स की वो वेरी करती है डेली। इट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ मून एंड सन विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। वो जो हाइट होती है वो किस पे डिपेंड करती है? रिलेटिव पोजीशन पे डिपेंड करती है मून और सन की। अर्थ के ज़्यादा पास कौन होगा उस पर डिपेंड करती है। सो ड्यूरिंग द न्यू मून एंड फुल मून नाइट्स, जिसे हम कहते हैं अमावस और पूर्णिमा हिंदी में, ठीक है। तो न्यू मून और फुल मून में क्या होता है? जो अर्थ, मून और सन होते हैं तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। सो जो कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुल लगता है मून और सन दोनों अर्थ के ऊपर सेम डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल पुल लगाते हैं, उसकी वजह से स्प्रिंग टाइड्स बनती है, मीन्स एक्स्ट्रा हाई टाइड्स बनती है। फिर जो सन और मून राइट एंगल्स में होते हैं फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर फेज में अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो दोनों का ग्रेविटेशनल पुल आपस में नलीफाई हो जाता है, जिसकी वजह से लो टाइड्स डेवलप होती है, जिसे हम कहते हैं निप टाइड्स, ठीक है। तो 2 टाइप के टाइड्स हो गए, स्प्रिंग टाइड्स एंड निप टाइड्स। टाइड्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है? टाइड्स आर यूजफुल टू अस इन फॉलोइंग वेज। नियर द कोस्ट वाटर लेवल राइजेस ड्यूरिंग हाई टाइड्स। कोस्ट के नियर बाय क्या होता है? जो वाटर लेवल होता है वो हाई टाइड्स के टाइम पे इंक्रीज हो जाता है। सो जो बिग शिप्स एंटर करती है, लीव करती है हार्बर से, वो सेफली कर सकते हैं। द पोर्ट्स ऑफ डायमंड हार्बर इन वेस्ट बंगाल एंड कांडला इन गुजरात आर टाइडल पोर्ट्स। Then during high tide, rush of water up the mouth of river help the movement of large ships in and out of river ports. Then during high tide, with the rise in water level, more fish come near the shore. वाटर लेवल इंक्रीज होता है, जो फिशेस होती है वो शोर के नियर आ जाती है, तो फिशरमैन को ईजी होता है उन्हें कैच करने के लिए, और बहुत ज़्यादा फिशेस वो लोग कैच कर पाते हैं। टाइडल वाटर्स वॉश अवे द ह्यूज लॉट्स ऑफ सिल्ट एट द माउथ ऑफ बिग रिवर्स and keep the river mouth open for vessels to ply. And tidal energy can be harnessed to generate electricity. Tidal power stations have been set up in Canada. Okay.